हमारे साथ मौजूद है पटवार के टॉपर्स में से एक विजय कुमार जी। हालांकि विजय जी डिजर्व करते थे टॉप 10 के अंदर रैंक आना। थोड़ा सा स्कूल वाली स्टोरी के बारे में भी बताओ, आपकी वो आपके जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड कैसा रहा है आपका? आपके मन में क्या था ऐसा जो पटवार में इतने अच्छे आपकी स्कोर हो रहा, फिर आपने चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम किया, तो क्या विचार है आपका इन चारों वैकेंसीज में किसमें आपको जो है फाइनल ज्वाइनिंग लेनी है? मैं कोशिश करूँगा कि इनको स्किप ही किया जाए ताकि जल्दी से जो है मेरे किसी भाई को जॉब मिल सके। मैं ये चाहूँगा विजय जी आप थोड़ा सा ये भी बताओ एक बार बच्चों को कि आपने तैयारी कहाँ से करी, आपने कंटेंट कहाँ से लिया? सर मैं इंस्टाग्राम तो अभी भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ट्विटर है वो भी खाली आलोक राज जी के लिए कर रखा है। अभी बहुत आजकल जो है रोल बढ़ चुका है एनसीईआरटी का। जैसे एनआर सर को भी मैं बता रहा था कि सर आपकी क्लासेस जो है बहुत यूज़फुल है। तो वोकेब का सेक्शन उनको बिना परेशान हुए कैसे तैयार करना चाहिए कि वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है गेन कर सके? सबसे ज़्यादा जो है आप कंटेंट के पीछे ना भाग कर जो है आरबीएससी एनसीईआरटी के टच में रहो तो बेटर रहेगा। एनआर सर से मैंने एनसीईआरटी बेस आरबीएससी बेस सर बहुत अच्छी साइंस पढ़ाते हैं। स्टेटमेंट बेस तो अपने को चीज़ें याद भी रहती है। टेस्ट के अंदर आप हमेशा टॉप के अंदर आए हो, लेकिन यहाँ पर फाइनल रिजल्ट के अंदर आपकी रैंक आई है 324वीं। तो इसके पीछे का आप मुझे जो गहरा राज है उसके बारे में आप बच्चों को बताओ ताकि कोई भी विद्यार्थी उस मिस्टेक से बच सके एग्जाम टाइम के दौरान। जय हिंद मेरे युवा साथियों, वेलकम बैक टू द क्वालिटी एजुकेशन। आज हमारे साथ मौजूद है पटवार के टॉपर्स में से एक विजय कुमार जी। और विजय कुमार जी आज अजमेर आए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने पटवार का, क्योंकि आपके पटवार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अजमेर में ही आरआरटीआई में ही चल रहा है। और जैसा कि आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट किया हुआ ही है कि जो साथी अजमेर डीवी करवाने आते हैं, अजमेर में अपना ऑनलाइन इंस्टीट्यूट भी है, तो यहाँ जरूर पधारना है ताकि यहाँ पर आपके जलपान की व्यवस्था भी रखी गई है और सम्मानित करने के लिए भी। तो आज विजय जी को हमने सम्मानित भी किया है। हालांकि विजय जी के बारे में मैं बता दूं, विजय जी की ऑल राजस्थान 324वीं रैंक बनी है इसमें पटवार में। और जो अपने पटवार के ऑफलाइन टेस्ट चलते थे, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज पटवार की पटवार 2.0 जो टेस्ट सीरीज चलाई थी वो टोटल 19 जिलों के करीब चलती थी, 19 सेंटर पर चलती थी। उन 19 सेंटर पर होने वाले टेस्ट के अंदर विजय जी की हमेशा टॉप 10 के अंदर रैंक रहती थी। और क्योंकि उस टेस्ट सीरीज के अंदर हमने प्राइज मनी भी दिया था एज ए रिवॉर्ड, उस प्राइज मनी के अंदर फर्स्ट रैंक थी विजय जी की, जहां पर इनको 5100 रुपए का इनाम भी मिला था। और वही सेम इस बार एसआई की टेस्ट सीरीज में भी रखा गया, जिसमें फर्स्ट रैंक वाले को सभी टोटल 26 टेस्ट के अंदर मतलब इसमें टोटल 36 टेस्ट है, जिसमें 36 टेस्ट में फर्स्ट रैंक आने वाले को 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मतलब 5100 के आगे एक जीरो और ऐड हो गया है। तो विजय जी हमारे साथ में हैं आज विजय जी के बारे में जानेंगे, इनकी सक्सेस स्टोरी को समझेंगे। हालाँकि विजय जी को आए हुए काफ़ी देर हो गई है, हमारी काफ़ी बहुत पहले बातें भी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें आज मुझे, मैं हालाँकि पहली बार मिला हूँ विजय जी से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे नई जानने को मिली है। और ऐसे बहुत खुशी भी होती है जब हमसे जुड़े हुए स्टूडेंट जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट की प्रैक्टिस करके ऐसे टॉप रैंक के साथ सेलेक्ट हो रहे हैं और फिर इतने आदर भाव से, इतने आत्मीयता के भाव से आकर के जब मिलते हैं, तो सच में बहुत खुशी भी होती है। तो विजय जी, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा अपने विद्यार्थियों को, और वैसे मुझे पता है ऑफ़लाइन टेस्ट सीरीज़ के अंदर बहुत सारे साथी जो जुड़े हुए थे विजय जी को ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि लगभग हर टेस्ट के अंदर इनकी टॉप 10 के अंदर रैंक आती थी पटवार वाले के अंदर। बहुत सारे टेस्ट में तो फर्स्ट रैंक भी आई है विजय फर्स्ट जी। टाइम। और ओवरऑल जो आपके रिवार्ड मनी मिला था उसमें भी फर्स्ट रैंक रही है विजय जी की, तो इनका चेहरा नो डाउट आपके लिए जाना पहचाना है। आज इनकी स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें भी जानेंगे जो एक विद्यार्थी कुछ मिस्टेक कर देता है, जिस वजह से वो एग्जाम के अंदर थोड़ा सा पीछे आ जाता है। हालांकि विजय जी डिजर्व करते थे टॉप 10 के अंदर रैंक आना, लेकिन कई बार टॉप में रैंक आना वहां पर आपकी तैयारी के साथ साथ कुछ ऐसे किस्मत के भी फैक्टर्स काम करते हैं, कुछ और भी फैक्टर्स काम करते हैं जिनके ऊपर अभी चर्चा करेंगे। विजय जी आपको बताएंगे कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसी 2-3 सिली मिस्टेक्स थी जिनकी वजह से इनकी रैंक, हालांकि 324 बहुत अच्छी रैंक है, बहुत अच्छी जगह इनको, इनकी मनपसंद जगह पर, इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस पर इनको जो है ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी ये डिजर्व करते थे टॉप 10 में, टॉप 50 के अंदर आना। तो वहां से थोड़ा सा चुपके हैं, तो उसके पीछे भी क्या रीजन रहा है, क्योंकि 1-2 नंबर से भी यहाँ पर रैंक जो है सैकड़ों पीछे चली जाती है। उन चीजों के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी चीजें जानेंगे। तो विजय जी, मैं चाहूंगा सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, और अब आगे रेगुलर हम जुड़े हुए भी रहेंगे। जी तो सर। सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम विजय कुमार है और मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का निवासी हूँ और मेरा जो है परिवार खेती का काम करता है।
बताया कि आप हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हो और हमारी साथ में बात भी हो रही थी बाहर की इन्होंने अच्छा आपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया थोड़ा सा स्कूल वाली स्टोरी के बारे में भी बताओ आपकी वो आपके जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड कैसा रहा है आपका? सर रियलिटी है मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो स्टार्टिंग से ही गड़बड़ाया हुआ है। मैं एवरेज से भी नीचे का स्टूडेंट रहा हूँ। 10th के अंदर मेरे जो है 57 परसेंटेज थे अच्छा। और 12th के अंदर भी जो है 10th के बेस पे जो है कोरोना वाले टाइम जो है परसेंटेज बनी थी तो वो 81 के समथिंग थी। हम्म। तो मेरा स्टार्टिंग से ही जो है स्कूलिंग जो बैकग्राउंड है वो एवरेज स्टूडेंट की तरह रहा है। फिर आपका ऐसे कंपटीशन फील्ड की तरफ कैसे झुकाव हो गया? सर मैंने जैसे ही मेरी 12th कंप्लीट हुई तो मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया। उसके बाद में वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हुई तो उसकी वजह से मैं लगभग फर्स्ट ईयर से ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। राजस्थान पुलिस से मैंने जो उस टाइम मेरे पास ऑप्शन था 12th के बाद में, तो मैं 12th से ही कंटिन्यू जो है राजस्थान कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और इसमें पटवार में वैसे अभी हमारी बात भी हो रही थी इन्होंने बताया कि इन्होंने सबसे पहला एग्जाम जो है राजस्थान पुलिस का दिया था हाँ है ना? राजस्थान पुलिस का 2023 वाली वैकेंसी का तो उसमें कुछ नंबर से रह गए थे उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था। नहीं हुआ। उसके बाद में दूसरा एग्जाम दिया इन्होंने पटवार पटवार 2025। 25 वाला यही वाला और उसके बाद तीसरा एग्जाम तीसरा एग्ज़ाम जेल परेड जेल प्रेरी का और अभी आपने कांस्टेबल का भी एग्जाम दिया है कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम और दिया, उसके बाद फोर्थ ग्रेड वाला 4th भी दिया ग्रेड का है। भी दिया। तो ये अभी तक इन्होंने अपने जीवन काल में हालांकि एज ज्यादा है नहीं इनकी 2021 में ही इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हाँ, हुआ मेरी 21 में। डीओ भी 2004 है सर। अच्छा जनवरी 2004 2004 फिर तो अभी जस्ट 21 साल उम्र हुई है हाँ आपकी सर अभी। और ये जस्ट जीवन की शुरुआत है और शुरुआत के अंदर भी इनके हाथ में जॉब आ गई है और जॉब भी वो वाली आई है जो जीवन का इन्होंने दूसरा कंपटीशन एग्जाम दिया था। जैसे पहला एग्जाम इन्होंने 2023 वैकेंसी का राजस्थान कांस्टेबल का दिया था उसमें सिलेक्शन हुआ नहीं। दूसरा एग्जाम इनका पटवार था और पटवार के अंदर ये बहुत अच्छी रैंक लेकर के सिलेक्ट हो चुके हैं और इसके आगे भी इन्होंने जो 3 एग्जाम दिए हैं जेल प्रेरी का एग्जाम है जेल प्रेरी का ना हाँ, और राजस्थान पुलिस राजस्थान पुलिस का है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाला भी एग्जाम दिया है। अधिकारी का भी दिया है अच्छा मैंने। पहले तो आप ये बताओ इसका क्या रीजन आपके मन में क्या था ऐसा जो पटवार में इतने अच्छे आपके स्कोर हो रहा फिर आपने चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम क्यों दिया? सर वो एक जो है आजकल जैसे वैकेंसियों की अनिश्चितता के कारण राजस्थान कम्पिटिटिव एग्जाम में जो है सर थोड़ा डर रहता है। तो उस डर से लास्ट में 4th ग्रेड का भी मैंने दे ही दिया मैं, ताकि पता नहीं राजस्थान में जो है वैकेंसियों की अनिश्चितता के कारण कहीं अपन जो है इस अधिकारी जैसे बड़े एग्जाम से भी ना चूक जाए। हाँ बिल्कुल देखो साथियों ये होता है एक्चुअल में चतुश्रेणी कर्मचारी वाला एग्जाम जिन लोगों ने पीएचडी कर रखी है नेट जेआरएफ जिनका क्लियर है उन लोगों ने भी एग्जाम दिया था क्योंकि एक बेरोजगारी का जो ठप्पा होता है ये सबसे बड़ा एक तरीके से कलंक माना जाता है अपने राजस्थान में अपने घर परिवार के समाज में गांव के समाज में। तो उस ठप्पे से हर कोई दूर आना चाहता है और क्योंकि इन्होंने पटवार का एग्जाम बहुत अच्छी रैंक से पास करा है राजस्थान पुलिस का एग्जाम दिया उसमें इनका सिलेक्शन हो रखा है उसमें इनकी रनिंग है अभी और डिप्टी जेलर ये जेल प्रेरी का इन्होंने दिया उसमें इनकी रनिंग है वो एग्जाम पास हो रखा है। चतुश्रेणी कर्मचारी में 101 मार्क्स इनके हैं यानी कि वो भी लगभग सिलेक्शन ही है। सिलेक्शन तो क्या विचार है आपका इन चारों वैकेंसीज में किसमें आपको जो है फाइनल ज्वाइनिंग लेनी है? सर मेरा तो अभी तो पटवार ही है बेस्ट, उससे बेस्ट तो है नहीं अभी, तो पटवार ही। तो अब मतलब ये जो है 3 पोस्ट वैसे राजस्थान पुलिस में भी जेल प्रेरी में भी और चतुश्रेणी कर्मचारी में भी हर एग्जाम में 3 पोस्ट आप छोड़ने वाले हो एक जी तरीके सर से। बिल्कुल। और ये मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि मेरी तरफ से एक सजेशन भी दूंगा इसमें आपका श्योर सिलेक्शन है तो आप उनका फिजिकल देने भी ना जाएं जी सर बिल्कुल सर। ताकि जो एक पोस्ट का तो मेरे को पता है, जब 2023 राजस्थान पुलिस का मैंने एग्जाम दिया था कुछ ही पॉइंट के मार्जिन से बाहर हुआ था, तो वो एक पोस्ट जो है वो बहुत कुछ मैटर करती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इनको स्किप ही किया जाए ताकि जल्दी से जो है मेरे किसी भाई को जॉब मिल सके। बिल्कुल देखो ये बहुत अच्छी बात है। तो हमारे जो और भाई हैं जिन्होंने बाकी एग्जाम्स दे रखे हैं जिनका पटवार में नहीं हुआ है लेकिन उन एग्जाम में अच्छी रैंक आ रही है और कई बार होता है कि एक व्यक्ति के छोड़ जाने की वजह से जो मतलब डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको वो वाली पोस्ट मिलती है। तो एक तरीके से 3 वैकेंसीज में 3 पोस्ट तो अपने विजय जी खुद अकेले ही छोड़ के जा रहे हैं। तो आप देख लो कि अब आने वाले जो आपका चाहे राजस्थान पुलिस का फाइनल रिजल्ट आने वाला है चाहे चतुश्रेणी का सामने आने वाला है उनके अंदर भी जो है आपके कट ऑफ पटवार की जितनी नहीं जाने वाली है। क्या लगता है विजय जी आपको? कुछ फर्क पड़ेगा, जैसे 4th ग्रेड जो है एग्जाम उससे पहले काफ़ी वैकेंसियां जो है क्लियर हो रही है, जैसे
वीडियो, हम्म, पटवार और राजस्थान पुलिस जो हम्म, अभी 10,000 पदों के ऊपर है, हम्म। उससे पहले भी काफ़ी वैकेंसियाँ क्लियर हुई है। तो फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ है, बहुत फर्क पड़ेगा अगर रिजल्ट थोड़ा डिले होता है तो। और रिजल्ट इसका वैसे आलोक राज जी ने बोल ही दिया है कि इसका जरूर, डिले ही करेंगे वीडियो हाँ के। जरूर फायदा होगा, क्योंकि अभी जब भी पोस्टें फिर अगर अपन डीवी करवाते हैं तो उसके बाद में वेटिंग का होता है, और डिपार्टमेंट टाइम पे वेटिंग भी नहीं निकालते। हम्म, जैसे सर वीडियो की अभी तक वेटिंग नहीं निकली है 2021 की 21 वाले की। वैकेंसी की, तो उसमें भी देख लो सर 850 के समथिंग कैंडिडेट जो है अभी लाइन में है, और डिपार्टमेंट भी आनाकानी कर रहा है। तो सीधी सी बात यही है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में फर्स्ट लिस्ट में जो है चयन हो जाए किसी का तो बढ़िया है। और ये क्योंकि अभी राजस्थान के 10,000 राजस्थान पुलिस के 10,000 कैंडिडेट, पटवार के 4,000 कैंडिडेट, वीडियो के लगभग 1,000 कैंडिडेट, ये 15,000 कैंडिडेट वो करीम करीम टॉप कैंडिडेट हैं जो चतुश्रेणी का एग्जाम भी दे चुके हैं। बिल्कुल तो ये बिल्कुल सर। 15,000 तो वैसे ही उस दौड़ से बाहर हो जाएंगे। तो चतुश्रेणी के अंदर आप मान के चलो कि जैसे अभी इसमें भी देखोगे आप 60,000 लगभग 7 लाख बच्चों की सबकी रैंक इन्होंने जारी करी है। बिल्कुल बिल्कुल। और 60,000 तक नंबर क्या स्कोर बन रहा है लगभग 65% के करीब। 65% के समथिंग जो है वो स्कोर बन रहा है। हाँ, टॉप हाँ 60,000 के, तो इसमें तो हाँ। आपके 65% से भी चतुश्रेणी में कम कट ऑफ जाने के चांसेस है। तो यहाँ पर विजय जी को भी आपकी तरफ से थैंक यू देना है। आप में से कोई ना कोई एक साथी होगा जो इनके द्वारा छोड़ी गई पोस्ट उनके द्वारा भी ली जाएगी। विजय जी अब थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, क्योंकि विजय जी अपनी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं। दो जो अपन ने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज निकाली थी, दोनों टेस्ट सीरीज इन्होंने ज्वाइन करी थी, 1.OB 2.OB। और मैं ये चाहूंगा विजय जी आप थोड़ा सा ये भी बताओ एक बार बच्चों को कि आपने तैयारी कहाँ से करी, आपने कंटेंट कहाँ से लिया, किस प्रकार से आपने तैयारी करी, और आपकी तैयारी में कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे रहे जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फाइनली आपको सिलेक्शन दिलाने में। मैंने जो है वो तैयारी जो है वो ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू जो है स्टार्ट की थी 2022 के अंदर। हम्म, और उसके बाद में जो भी मेरे को यूट्यूब पर कंटेंट मिलता था तो मैं उसी का एनालिसिस करके और उसी के थ्रू मैंने तैयारी की है। किसी भी कोचिंग में शुरू में मेरा नहीं था, और बाद में जो है मैं क्वालिटी एजुकेशन से जुड़ा था 2024 दिसंबर के अंदर, जब अच्छा। पटवार की वैकेंसी की बात चल रही थी। तो हम्म, उस टाइम मैंने ज्वाइन की थी क्वालिटी एजुकेशन की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपने 1.OB ज्वाइन की थी। जी 2.0 भी, और लगभग हमारे जो है हमने 9-10 महीने कंटिन्यू जो है टेस्ट दिए थे, ढंग से एनालिसिस करके। कोई भी टेस्ट में गलती होती थी इम्प्रूवमेंट करते थे, पूरे हफ्ते जो है हम ध्यान में रखते थे भाई अपना टेस्ट है। और जो भी क्वेश्चन जो है वो उनमें मिस्टेक होती थी हमारे को एक्सप्लेनेशन वहाँ पे मिलती, हम उसका पूरा कंक्लूजन निकाल के और पूरे हफ्ते फिर ट्राई करते थे, फिर रैंक जो है बेटर करने का प्रयास करते थे। और तैयारी के दौरान आप सोशल मीडिया का कैसे यूज़ करते थे? आजकल जैसे बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन चीज़ों में हैं। आपको क्या लगता है उन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है तैयारी पर? सर सबसे बड़ा मेजर रोल टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे आजकल इंस्टाग्राम चल रहे हैं और ट्विटर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट राजनीति करते हैं। तो ये जो चीज़ें इनसे दूर रहना चाहिए। बाकी और भी कुछ है, सब चीज़ें लिमिटेड टाइम में की जाए तो वो ठीक रहती है। क्या आप यूज़ करते थे सोशल मीडिया सर कुछ? मैं इंस्टाग्राम तो अभी भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ट्विटर है वो भी खाली आलोक राज जी के लिए कर रखा है अभी आपने इंस्टा कि पे आईडी नहीं बना रखी? नहीं नहीं अभी तक नहीं बनाई। अभी तो रिजल्ट भी आ गया लेकिन नहीं बनाई तो है। अब तो बना लेनी चाहिए आपको, काफ़ी साथी ढूँढेंगे आपको अब इंस्टाग्राम पर। हाँ ज़रूर सर, लेकिन अभी तो और टारगेट सर बाकी है, तो उनको कंप्लीट करके एक साथ ही सारी आइडिया बना ले। अच्छा, क्या है फिर नेक्स्ट टारगेट आपका? अब किसकी नेक्स्ट तैयारी में जुटना है आपको? ईओआरओ सर का जो है टारगेट है, और मैं सर से बोल ही रहा था कि आप जो है हमें पटवार में आपने गाइडेंस दी उसी तरीके से एनआर सर करंट अफेयर में, और नरेंद्र सर हमें जो है बी पार्ट में गाइड करें तो बेटर रहेगा। बिल्कुल विजय जी, मैं आपको बता भी चुका हूँ कि आपको जयपुर आते ही वापस कनेक्ट होना है जी मुझसे, और ज़रूर। आपको बी पार्ट का पूरा मटेरियल अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। जी और देखो साथियों, क्योंकि अभी पटवार का शायद आपने पटवार के एग्जाम के बाद अभी स्टडी को स्किप भी कर दिया है। स्किप कर दिया सर 1 डेढ़ 2 महीने से बिल्कुल। बट अब अगर यूआरओ में सिलेक्शन लेना है तो ज़्यादा दूर है नहीं हाँ एग्जाम, सर। उसका भी आने हाँ वाली है हाँ वैकेंसी। कंटिन्यूटी रखेंगे क्वालिटी एजुकेशन। हाँ, बिल्कुल, हम हमेशा साथ हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने साथियों को, जो और बहुत सारे साथी हमें देख रहे हैं और
क्योंकि गाँव ढाणी के बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ जी में जुड़े सर। हुए हैं, जो हाँ। तैयारी करते हैं, जो केवल यूट्यूब की क्लासेस और गाइडेंस वीडियो और मैराथन क्लासेस देख कर के तैयारी करते हैं, ऑनलाइन घर बैठे वो टेस्ट सीरीज जॉइन करके तैयारी करते हैं। तो उन विद्यार्थियों को आप आपकी तरफ से क्या सलाह देना चाहोगे कि तैयारी के वक़्त उनको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, या आपने किस तरीके से तैयारी करी थी? आप तैयारी के दौरान किन-किन विशेष बातों का ध्यान रखते थे, विशेष चीज़ों पर फोकस करते? मेरा सर यही कहना है कि जो भी अपन जो कंटेंट जो अपने पास हो सर, वो अपने को सबसे पहले तो एग्ज़ाम अप्रोच का ध्यान रखना है सबसे। हुँ, जो आरएसएसबी का जो पेपर आता है अपन उसको एनालिसिस करें, उसका जो जीके का पोर्शन होता है, जीके जीएस का जो सबसे मेजर रोल अभी आरएसएसबी में चल रहा है, उसको अपन ध्यान में रखें हुँ, कि कहाँ से क्वेश्चन बना रहे हैं। जैसे एनसीईआरटी से साइंस बहुत आजकल जो है रोल बढ़ चुका है जी, एनसीईआरटी का। जैसे एनआर सर को भी मैं बता रहा था कि सर आपकी क्लासेस जो है बहुत यूजफुल है, क्योंकि आप एनसीईआरटी आरबीएससी को सबसे ज़्यादा ध्यान में रख रहे हो। और आरएसएसबी का जो पैटर्न है, आरपीएससी का जिस पैटर्न के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, तो अलग अलग दोनों को लेके चलना चाहिए। ज़्यादा अगर कंटेंट रखोगे तो फिर रिवाइज नहीं होगा, और जिस हिसाब से आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसके हिसाब से आपका रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। रिवीजन सबसे मैटर करता है। चाहे कंटेंट जो है आप कम पढ़ लो, लेकिन सबसे बेस्ट है आप उसकी प्रैक्टिस करो सर। हुँ, और प्रैक्टिस के बाद में जो है आपको चीज़ें याद होगी। कंटेंट अगर ज़्यादा रखोगे तो टाइम पर रिवीजन नहीं होगा, और लास्ट जो एग्जाम एग्जाम में टाइम होता है उसमें अपने फाइनल जो टच होता है, वो जो 4-5 नंबर जो अपने मेरिट से अलग जो है लोगों से करते हैं, हुँ, वो अपन 2-3 क्वेश्चनों की वजह से, रिवीजन अपने ना होने की वजह से अपने पीछे रह जाते हैं। पीछे तो जो भी अपने पास जो कंटेंट है, और उसी ज़्यादा पीछे ना भागते हुए जो भी कंटेंट है उसको रिवाइज बेटर तरीके से किया जाए। हुँ। अच्छा विजय जी, मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे साथियों के मैसेजेस भी आते हैं और जब बच्चे मिलते हैं तो वो ये कहते भी हैं कि जैसे हिंदी और इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट आपके पटवार में भी थे, ये 2 सब्जेक्ट, जी सर। और आगे सामने एसआई का एग्ज़ाम होने वाला, उसमें भी हिंदी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जी सर। और इन दोनों सब्जेक्ट में एक वोकेब का सेक्शन होता है। वो वोकेब वाला सेक्शन बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है, बहुत सारे विद्यार्थियों को परेशान करता है। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा बच्चों को गाइड करो, वो वोकेब का सेक्शन उनको बिना परेशान हुए कैसे तैयार करना चाहिए कि वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है गेन कर सकें? मेरा इंग्लिश वोकेब से तो ये है कि आप जो है कम से कम जो है कंटेंट रखो। वोकेब में एंटोनियम, सिनोनियम जैसे इडियम, फ्रेजेस, सबसे कम आप कंटेंट रखो और उसको बेटर तरीके से जो है रिवाइज करो। हुँ, प्रीवियस ईयर को सर सबसे ज़्यादा ध्यान में रखो, क्योंकि राजस्थान में जो आरएसएसबी का जो पैटर्न है हुँ, उसमें से सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर का रोल रहता है। तो एंटोनियम, सिनोनियम और जो इडियम वगैरह है, ये वोकेब का लगभग 90% है अपने राजस्थान के अंदर। तो इसके अंदर अपने को जो है प्रीवियस ईयर को जो ध्यान में रखते हुए और उन्हीं को जो है बार बार रिवाइज करना है। एंटोनियम एक अपने एंटोनियम फिक्स जैसे पकड़ के, और हुँ, उसके जो है सिमिलर जैसे एग्जामिनर कहाँ तक उसकी अप्रोच है, उसी के बेस पे अपने को जो है एंटोनियम सिनोनियम बार बार रिवाइज करके और धीरे धीरे उनको जो है प्रिपेयर करना, ताकि एग्जाम के टाइम पे जो है एंटोनियम सिनोनियम जैसी चीजें भूल जाते हैं। हुँ, तो अपने को एग्जैक्ट जो है वो टाइम पे कम मैटर हो तो अपने को याद आ जाए। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी के अंदर अपनी 6 से जो 12 की बुक आती है, एनसीईआरटी वाली। एनसीईआरटी, हुँ, आरबीएससी की जो बुक आती है वो बेस्ट है। और मेरा यही कहना है कि लगभग वो जो है अपने को किताब तैयार होनी चाहिए, तो अपने लगभग एग्जाम का 60-70% हिंदी का कवर कर लेते हैं। अपने को लगता है कि सर वो बुक मेरे को आती है, हुँ, लेकिन सर रियलिटी ये है कि सर वो बुक किसी की तैयार नहीं होती। हुँ। अपन कह सकते हैं कि हाँ मेरे को ये याद है, 2 बार पढ़ ली, 3 2 बार बार पढ़ पढ़ ली। ली, 3 बार पढ़ ली, लेकिन वो बुक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसको जो है ढंग से रिवाइज़ किया जाए, ना कि हिंदी की और बड़ी-बड़ी किताबों के पीछे भागो, लेकिन कम से कम पहले वो बेसिक है वो अपना क्लियर होना चाहिए। अच्छा, आपने कहाँ तैयार करी थी? सर मैंने जो है सबसे पहले तो प्रायोरिटी पे जो है 6 से 12 की जो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक आती है, हुँ, उसको रखा था। उसके बाद में जो है पटवार जैसे एग्ज़ाम में जो है हिंदी के 10-12 क्वेश्चन आते हैं, तो उस हिसाब से सब्जेक्ट को मैंने ध्यान में रखते हुए वो बुक मैंने तैयार की थी। बुकें बहुत हैं, लेकिन सर मेरा टारगेट पटवार था और वहाँ पे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। हुँ, तो मैंने सिर्फ जो है वो सीमित जो मैटर है, आरएसएसबी का जो पैटर्न चल रहा है, मैंने 2-3 एग्ज़ाम जो है वे एनालिसिस किया। हुँ, तो मुझे पता था कि लगभग आरबीएससी के आस-पास ही जो है इनका चल रहा है। तो उसके बाद में और जो मैंने क्वालिटी के जो मैं टेस्ट देता था, उनका जो एनालिसिस जो भी क्वेश्चन होते थे, जैसे प्राइवाची, हुँ।
विलोम शब्द जो भी होते थे उनको ढंग से जो है समराइज करके और उसी का बार बार रिवीजन किया। जैसे हमारे 15 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो उनके जो लगभग अपन जो है 50-60 क्वेश्चन अपन जो है कवर कर सकते थे, क्योंकि मान लो कोई संधि का क्वेश्चन आ रहा है तो उस हिसाब से अपन जो है पूरी संधि हमारी जो है एक्सप्लेनेशन जो है टेस्ट के बाद मिलती थी, उससे जो है वो पूरी कवर हो जाती है। तो ज़्यादा कंटेंट तो मैंने नहीं पढ़ा, मैंने बड़ी-बड़ी बुकें पढ़ी है, लेकिन मैंने पटवार के लिए उन पे जो है इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पटवार के लिए जो इनफ है वो आरबीएससी जो है, आगे एलडीसी का एग्ज़ाम भी होना है, तो एलडीसी के लिए भी बेस्ट है कि आप बड़े-बड़े ग्रंथों के पीछे ना भाग के बेसिक पे जो है ध्यान रखो। और जो भी प्रीवियस ईयर का जो है सर, हिंदी में भी प्रीवियस ईयर का लगभग बहुत बड़ा रोल रहता है। 90% जो है हिंदी का भी एग्जाम जो है प्रीवियस ईयर बेस पे ही बनता है, तो वहाँ पे भी आप प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखो। बिल्कुल, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे भी हैं इनमें, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है तो ये प्रीवियस से लगभग जो जी सर। एक सवाल होता है उसके 4 ऑप्शन होते हैं, जी सर। उन्हीं 4 ऑप्शन से कहीं न कहीं से रिलेट करके वो चीज़ जी। पूछता है। और मुझे भी जनरली बच्चे पूछते रहते हैं, तो मेरे भी एक्सपीरियंस की व्याप पे मैं बच्चों को यही चीज़ बताता हूँ और सेम वही चीज़ आज आपने भी उस पे हाँ, मुहर लगा दी है। सबसे ज़्यादा जो है आप कंटेंट के पीछे ना भागकर जो है आरबीएससी एनसीईआरटी के टच में रहो तो बेटर रहेगा। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, कम से कम आपको एग्ज़ामिनर की एग्ज़ाम अप्रोच का पता होना चाहिए हुँ, कि एग्ज़ाम अप्रोच क्या है, एग्ज़ामिनर क्या सोच रहा है। अपन कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं, वहाँ बेसिक आ रहा है, फिर अपना बेसिक गलत हो रहा है, तो वो थोड़ा दिक्कत होती है फिर एग्ज़ाम। अच्छा, मैं एक आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप रेगुलर जुड़े हुए हो क्वालिटी एजुकेशन से, जी तो सर। आप अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को बताओ भी सही ये बात कि क्वालिटी एजुकेशन का आपकी क्या योगदान रहा है? सर क्वालिटी एजुकेशन से मैं जब से जुड़ा हूँ तो मेरी जो है बूस्ट अप मतलब 2x 3x से जो है तैयारी हुई थी। पिछले मैंने 1 साल तक जो है सर टेस्ट दिए, हुँ, तो मैंने बहुत कुछ है ना उस बेस पे जो है एग्ज़ाम मैंने जो भी 2025 के अंदर एग्ज़ाम दिए, लगभग एग्ज़ाम जो है मैंने फाइट किए, मैं सिंगल एग्ज़ाम में फेल नहीं हुआ। हुँ, तो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि क्वालिटी एजुकेशन के टेस्ट तैयारी मेरी पहले से थी, मैं पढ़ रहा था, लेकिन जो है वो जो कंक्लूज़न था ना फाइनली, वो हुँ, टेस्टों के हिसाब से, प्रैक्टिस के हिसाब से धीरे-धीरे सुधरा। क्योंकि कंटेंट अपन पढ़ सकते हैं, लेकिन जब कन्फ्यूज़न जैसे डबल ऑप्शन पे कन्फ्यूज़ होते हैं अपन, हुँ, डबल ऑप्शन पे कन्फ्यूज़ होते हैं तो वहाँ इतनी एक्यूरेसी नहीं आ पाती। हुँ, एक्यूरेसी अपनी तभी आ पाएगी जब अपन मैक्सिमम टेस्ट देंगे और ऑप्शन एलिमिनेट करना जब अपन जान जाएँगे ना, तो अपने लिए सबसे बेस्ट वही रहेगा। और लास्ट जो 1 साल था मैंने वो क्वालिटी के टेस्ट दिए, और क्वालिटी का जो भी ऑनलाइन जो यूट्यूब में स्टूडेंट रहा हूँ, तो एनआर सर की साइंस और जो है करंट, और जो भी नरेंद्र सर ने जैसे हिंदी के अंदर भी काफ़ी वीडियो डाले थे हुँ, पारिभाषिक शब्दावली के जो भी, और लास्ट में काफ़ी फ़ायदा मिला। विजेंद्र सर भी एनवायरनमेंट से संबंधित जो भी मेन जो सर टॉपिक है जो बिल्कुल, बिल्कुल। पटवार के अंदर मेजर रोल, जैसे पारिभाषिक शब्दावली बहुत बड़ा रोल होता है, वहाँ 2-3 क्वेश्चन आते हैं हुँ, एनवायरनमेंट टॉपिक। और एनआर सर से मैंने एनसीईआरटी बेस, आरबीएससी बेस सर बहुत अच्छी साइंस पढ़ाते हैं, स्टेटमेंट बेस तो अपने को चीज़ें याद भी रहती है। करंट अफेयर भी मैंने इनसे पढ़ा तो बहुत इम्प्रूव। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद विजय जी आपका। और ये देखो, मतलब यह यहाँ पर आकर के वो चीज़ें होती हैं जो बहुत खुशी देती है और आगे और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती है, कि जब हमारे द्वारा जो फ्री में साथियों के लिए प्रयास किया जाता है जी सर। यूट्यूब पर, हाँ। उस प्रयास से सच में साथियों को सहायता मिलती है कि नहीं मिलती है, वो रियल मायने में सेलेक्ट हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे। अभी विजय जी मुझे बता रहे थे कि इन्होंने कहीं से भी ना तो ऑफलाइन कोचिंग ली है, ना ही इन्होंने कहीं से कोई वीडियो कोर्स परचेज़ करा है। इन्होंने यूट्यूब से ही अलग-अलग टॉपिक के लिए अलग-अलग टीचर्स के वीडियोज़ देखे और वहाँ से अपने टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग करे, और इन्होंने क्वालिटी एजुकेशन ऑफलाइन वाली टेस्ट सीरीज़ को नहीं छोड़ा। टेस्ट सीरीज़ को एंड टाइम तक ये फॉलो करते रहे और टेस्ट सीरीज़ के अंदर इन्होंने टॉप प्राइज़ भी वहाँ पर लिया है। तो इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टेस्ट सीरीज़ की जो है वो वैल्यू कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे अपन कोई खड्डा होता है, उस खड्डे के अंदर हमने बहुत सारी मिट्टी डाल के उस खड्डे को भर दिया, लेकिन उस मिट्टी को जब तक दबाया नहीं ना अपन ने, वो मिट्टी पोली रहती है, फिर जी उसमें सर। पैर रखते ही वो धँस जाता है अंदर, है ना? तो जब तक उस मिट्टी को दबाएँगे नहीं, तब तक वो खड्डा पूरे तरीके से भरेगा नहीं। वही सेम चीज़ टेस्ट सीरीज़ अपनी तैयारी वो में काम करती है। प्रैक्टिस का सर एलिमिनेट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन पे अपने सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर कई बार बच्चे स्टूडेंट बोलते भी है कि हम जो है मतलब सेकंड ऑप्शन पे हमारे मतलब 12 हमने किए तो 11 गलत हो गए। उसका मेन रीज़न है कि प्रैक्टिस। हुँ, जब सर अपन प्रैक्टिस करते हैं तो अपन सेकंड ऑप्शन पे बहुत कम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अपन ऑप्शन एलिमिनेशन सीख जाते हैं। हुँ।
और सर मेरी जो है पटवार एग्जाम के अंदर जो है सेकंड ऑप्शन पे भी बहुत बढ़िया एक्यूरेसी रही थी। उसका मेन रीजन था टेस्ट, क्योंकि टेस्ट से मैंने एक जो है ऑप्शन को जो है काटना सबसे अच्छे जो अपने बोलते हैं ना ऑप्शन काटना, तो वो ढंग से जो है वो सीख लिया था। तो वहां पे फिर समस्या नहीं आती। अच्छा, एक मैं ये जानना चाहूँगा विजय जी आपसे कि आपने जैसे टेस्ट की प्रैक्टिस करी है और टेस्ट के अंदर आप हमेशा टॉप के अंदर आए हो, लेकिन यहाँ पर फाइनल रिजल्ट के अंदर आपकी रैंक आई है 324वीं। तो इसके पीछे का आप मुझे जो गहरा राज है, जो एक सिली मिस्टेक आपसे हुई है 2-3 नंबर की, उसके बारे में आप बच्चों को बताओ ताकि कोई भी विद्यार्थी उस मिस्टेक से बच सके एग्ज़ाम टाइम के दौरान। पटवार एग्जाम के अंदर जो है सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने ये की कि कई बार अपन क्वेश्चन के अंदर फंसते हैं, वो एग्जामिनर कितना भी इजी पेपर बनाए, वो 4-5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें अपन ज़्यादा अपना जो है वहाँ पे संतुलन ठीक नहीं रहता। हुँ, इनपुट आउटपुट का हमारी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, मैंने उसमें कम से कम आधी घंटा जो है वेस्ट किया था, और उसकी वजह से जो है मेरे 3-4 मैथ के जो है क्वेश्चन स्किप हो गए, और उसकी वजह से जो है काफ़ी फर्क पड़ा सर। हाँ। क्योंकि अगर अगर आप उस आउटपुट वाले सवालों में नहीं फँसते और नॉर्मलाइज़ेशन में भी आपके कुछ मार्क्स कम हाँ हुए जी फर्स्ट सर, शिफ्ट की हाँ, वज़ह से, लगभग 3.5 के समथिंग, 4 के समथिंग मार्क्स कम। अगर वो भी आपके कम नहीं होते 3.5-4 नंबर तो आप टॉप 100 में तो आ ही जाते। जी सर, बिल्कुल। वही है सर कि इनपुट आउटपुट फिर मेरे से सोल्व नहीं हुआ। इनपुट हुँ। आउटपुट में मेरे तीनों क्वेश्चन स्किप थे, अच्छा। और उधर वो जो है मैथ में भी बिगड़ गया। तो इसका मतलब यही है कि एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन, आपको जैसे रीजनिंग जैसा जो सब्जेक्ट है वहाँ फंसता है स्टूडेंट, हुँ, फंसो मत आप। जो है टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखो। मैं कहता हूँ जब मैं फंसा ना तो मेरे समझ में ही नहीं आया, क्योंकि हमने सर सबसे बेटर टाइम मैनेजमेंट सीखा था। हुँ, यहाँ पे टेस्टों में टाइम मैनेजमेंट का पूरा गेम था, और लेकिन फिर भी देखो सर टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे मेरे को दिक्कत हुई, क्योंकि मैं फंसा, और फंसते ही फिर डाउन हुआ स्कोर थोड़ा। जो हुँ, मुझे उम्मीद थी उस हिसाब से स्कोर नहीं हुआ, जैसे इंस्टीट्यूट को उम्मीद थी उस हिसाब से हुँ, भी नहीं हुआ। उसका ये रीज़न था, क्योंकि जो 7-8 नंबर जो टॉपर जो स्कोर करता है उसके पीछे सर यही रीज़न होता है कि वहाँ पे उसका जो है माइंडसेट किस हिसाब से काम कर रहा है। हुँ। क्योंकि वो 7-8 नंबर का गेम होता है, और उसमें अगर आप बेटर तरीके से अगर ध्यान दे के और ना फँस के और सीधा-सीधा आप एग्ज़ाम को आप अटेंड करो तो बेटर रहता है, जैसे आप टॉपर हो तो। ये देखो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई है। इन्होंने हालाँकि बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी थी, उसके बावजूद भी रीज़निंग के 2-3 सवालों में इनपुट-आउटपुट वालों में फँसने की वजह से मैथ के आते हुए सवाल आसान-आसान सवाल स्किप। अगर वहाँ पर इनपुट-आउटपुट के सवालों में ये नहीं फँसे होते और इन्होंने मैथ्स के सवाल अटेंड कर लिए होते, तो आज इनका स्कोर लगभग 265-270 के आसपास जी होता सर, और बेटर अभी स टॉपर के भी स्कोर 273 के आसपास ही है ना? हुँ, हुँ। और कई बार क्या होता है कि ये ऐसी जो चीज़ें होती हैं सिली मिस्टेक्स, वो सिली मिस्टेक्स विद्यार्थी टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस के दौरान कर के उससे मजबूत कर लेता है अपने आप को और एग्ज़ाम में जाकर के उस मिस्टेक से बच जाता है और अपने आप को सिलेक्शन लिस्ट के अंदर लेकर के आ जाता है। तो आगे से इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप पेपर को जब अटेंड करो तो जो आपके स्टैटिक पोर्शन है जिसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है या जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं उनको आप छोड़ के चलो, जैसे मैथ रीजनिंग है। मैं हमेशा बताता हूँ आपको, कोई भी आपकी गाइडेंस वाला सेशन होता है उसके अंदर, कि मैथ रीजनिंग का पोर्शन भले ही आपको कितनी आती हो उसको सबसे लास्ट में करो, कि कई बार होता है कि एक आध क्वेश्चन भी ऐसा आता है जिसको ईगो पर ले लेते हैं जैसे इन। जैसे मैंने इनपुट आउटपुट वो ईगो पे लिया था कि अगर ये सॉल्व नहीं हुआ तो अपना सिलेक्शन नहीं होगा, और फिर धीरे-धीरे पहले स्टेप में मैंने उस पे 10 मिनट खर्च किए, हुँ, फिर काफ़ी टाइम खर्च किया, फिर लास्ट में और भी ज़्यादा उस पे टाइम वेस्ट किया, और तो मैथ के जो ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन थे वो बिल्कुल ही स्किप हो गए, फिर मेरे को ई भरने का भी टाइम जो है ढंग से नहीं मिला। हुँ, तो मेरा यही कहना है कि फँसो मत, कोई भी क्वेश्चन हो अगर आ रहा है, पहले प्रायोरिटी पे यही रखो कि जो पूरा पेपर है पर ढंग से सोल्व करें। हुँ, सेकंड जब आप चांस लो तो फिर उन क्वेश्चनों पे ट्राई करो, ताकि आपका अगर टाइम भी अगर कंज्यूमिंग हो तो जो आपके जो आते हुए जो क्वेश्चन है उनमें आपसे गड़बड़ी ना हो। अगर आपने उन पे टाइम वेस्ट ज़्यादा कर दिया तो फिर आपके आते हुए क्वेश्चन भी गलत होंगे। बिल्कुल, वो फ़र्क पड़ता है वो फिर फ माइंडसेट का और वहाँ जी। पर ऑरा ही ऐसा डेवलप हो जाता है, अपने माइंड में विचार भी ऐसे ही चलने लग जाते हैं अगर अपन सवालों में फँसने लग जाते हैं, उसकी वजह से आसान-आसान से सवाल भी गलत होते हैं। तो ये अगर एक ये मिस्टेक ना हुई होती तो आज ये टॉप 10 की रैंक के अंदर होते। और कई बार क्या होता है साथियों, जैसे फर्स्ट शिफ्ट के अंदर अभी हमारी पीछे भी बात हो रही थी, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर लगभग बच्चों के 5-5, 6-6, 7-7 सवाल तक भी कम हुए हैं, है ना? और जैसे आप बात कर रहे थे मोहन जी की कौन-सी रैंक आई है? जैसे मेरे साथी थे महेंद्र जी। महेंद्र जी की, हुँ। उनकी 845 845 के। 845वीं आई है, हाँ। जबकि अपनी टेस्ट सीरीज़ में उनकी क्या रैंक रहती है?
टेस्ट सीरीज में अंडर 10 ही रहते थे। और वो भी डिजर्विंग कैंडिडेट थे, वो भी टॉपर्स की कैटेगरी में आ हाँ, सकते थे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और उनके साथ भी वही सेम हुआ कि नॉर्मलाइजेशन वाला, अब जैसे इनके नॉर्मलाइजेशन में 3 नंबर कम हुए। तो कुल मिला के बात ये है कि टॉप रैंक में आना, टॉप 5 रैंक के अंदर आना, मेहनत के साथ-साथ किस्मत का भी खेल होता है। क्योंकि आप देखोगे पटवार के रिज़ल्ट के अंदर भी जिनकी टॉप रैंक है ना, वो लगभग जो अयान खान है अपने हाँ, टॉप 5 रैंक आयन पे, खान, हाँ। उनके नंबर कम हुए हैं पहली शिफ्ट कम में होने कम की वजह हुए, से। कम हुए, और कम। फर्स्ट रैंक वाले जो अपने सतपाल जी हैं, हालाँकि वो भी अपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के ही स्टूडेंट हैं। उनका भी बहुत जल्दी जो है आपके सामने एक सेशन आएगा। तो उनके जो है जितने मार्क्स हैं उसमें शायद 1-2 नंबर बढ़े हैं, 1-2 जबकि नंबर। अयान जी के 4 नंबर कम हुए हैं, 276 नंबर थे उनके। यानी कि कायदे से देखा जाए तब तो टॉपर वो थे। टॉपर वो लेकिन थे। नॉर्मलाइज़ेशन की वजह से नॉर्मलाइजेशन की वजह से क्या होता है, शिफ्ट का मीन जो है वो ऊपर जाता है, उसकी वजह से पूरी की पूरी शिफ्ट को जो है वो नुकसान होता है। 7 क्वेश्चन डिलीट, 2 आंसर चेंज, उसकी वजह से काफी उठा-पटक होती है सर। हुँ, एक क्वेश्चन भी सर जब डिलीट होता है ना, तो लगभग 300-400 कैंडिडेट जो नीचे के जो है, हुँ, जहाँ से डेंसिटी पर मेरिट रुकती है, वहां पे इधर-उधर हो जाते हैं 300-400 हुँ, कैंडिडेट। हुँ, हुँ। तो 7 क्वेश्चन जो है वो डिलीट हुए और 2 आंसर चेंज हुए, उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ा। और फर्क उनके नहीं पड़ा जिनका स्कोर थोड़ा डाउन था, 300 220 30 के समथिंग था, उनको हुँ, प्रॉफिट हुआ। लेकिन जो ऑलरेडी जो 260 62 65 पे बैठे थे, हुँ। उनकी लगभग एक्यूरेसी बहुत बढ़िया थी। तो उसकी वजह से किसी किसी के तो सातों क्वेश्चन ही चपेट में आए हैं, उसकी वजह से 2-3 नंबर उनके वैसे भी कम हुए हैं। अच्छा। ओवरऑल वेटेज निकलता है तो फिर सेक्शन वाइज एक्यूरेसी होती है हुँ। फिर। बिल्कुल, वहाँ पर भी चीज़ों का इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती है। तो कहते हैं ना कि हाँ, किस्मत का रोल तो ये यहीं पर आकर के किस्मत का रोल प्ले होता है। बट अपन को अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास करना चाहिए। इन्होंने क्योंकि रेगुलर इनकी हमेशा क्वालिटी एजुकेशन के टेस्ट में टॉप 10 में इनकी रैंक रहती थी। बहुत बार ये फर्स्ट रैंक पर भी आए हैं और ये बता रहे थे कि अपनी टेस्ट सीरीज़ के अंदर कभी फर्स्ट रैंक पे कोई-सा बच्चा आ रहा है, कभी फर्स्ट रैंक पे कोई-सा बच्चा आ रहा है, लेकिन पहले टेस्ट में जो फर्स्ट रैंक पे आ रहा है, तीसरे चौथे टेस्ट 150 भी 200 भी रैंक पे जा रहा वो है। सबसे बड़ा सर रोल है, कंसिस्टेंसी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि एक बार अपन फ्लो ही फ्लो में टेस्ट में रैंकर निकल आते हैं, फिर अपन गायब हो जाते हैं, दिख ही नहीं रहे। हुँ, आप चाहे अंडर 100 आओ, अंडर 50 आओ, अंडर 10 आओ, लेकिन कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए अपने अंदर, क्योंकि फिर क्या है, अपन बेसिक पे पकड़ अपने ढंग से होगी तो फिर दिक्कत होगी नहीं। हुँ। और एक बार आप फ्लो ही फ्लो में आप मैटर डीपली पढ़ के आ जाओगे, रैंक भी आ जाएगी, लेकिन वो फिर एग्जाम में नहीं काम आएगी। हाँ, ये होता है कई बच्चों के साथ, जैसे अपनी टेस्ट सीरीज़ में भी हुआ था कि ये तो हमेशा टॉप 10 के अंदर इनका रहता था, इस वजह से ओवरऑल 26 टेस्ट का एवरेज भी इनका फर्स्ट रैंक आया था और इनकी फर्स्ट रैंक आई थी और सेकंड रैंक अपने जो थे, इनके मैंने बीच में भी लगभग हाँ, महेंद्र जी की हाँ, सेकंड थी। 12 नंबर के समथिंग का गैप था सर। हाँ, मतलब अब हाँ, देखो अपनी टेस्ट सीरीज़ के अंदर जो सेकंड रैंक आए थे, ओवरऑल 26 टेस्ट में उनके और इनके बीच में भी 12 नंबर का गैप था, जबकि दोनों ही टॉप 10 के अंदर हमेशा चल रहे थे। तो वहाँ पर वो एवरेज स्कोर जो है वो कम हो जाता है कंसिस्टेंसी टूटने की वजह से। एक टेस्ट में भी कंसिस्टेंसी टूटने की वजह से। कई बार ये भी होता है कि हाँ, पहली रैंक आ गई तो अगले टेस्ट के लिए फिर पढ़ नहीं रहे हैं, उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। सबसे सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि अभी जो अपने एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है सर, हुँ, तो ये स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा कि आप चाहे अंडर 50 आओ, अंडर 100 आओ, लेकिन आप कंसिस्टेंसी से तो आओ। आप लगभग पहले टेस्ट में दिख रहे हो, फिर आप लगभग आ ही नहीं रहे हो, टेस्ट दे ही नहीं रहे हो, तो वो फिर दिक्कत होती है बाद में। एसआई के जो भी स्टूडेंट हैं वो भी ध्यान से टेस्ट सीरीज को दे। वो आप नंबर मैटर नहीं करते, आपकी रैंक मैटर नहीं करती, लेकिन आप ध्यान से ढंग से कंसिस्टेंट होके टेस्ट तो कंप्लीट पूरे दो। बिल्कुल, देखो ये यहाँ से एक सीख कर के जाने वाली बात है। आगे सामने जो भी साथी चाहे एसआई का एग्ज़ाम देंगे, चाहे लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम देंगे, चाहे सामने आपके यूआरओ है, वापस से आरएस की भर्ती आने वाली है। जो भी एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, जो भी आप टारगेट आगे का लेकर के चल रहे हैं, आपको ये चीज़ हमेशा सोच कर के चलनी है, अपने माइंड में बिठा कर के चलनी है कि आप जो भी काम कर रहे हो, उसको कंसिस्टेंट होकर के करना है। अगर आप 1 सप्ताह पढ़ लिए, उसके बाद 2 दिन आपने गैप मार लिया, फिर आप 1 दिन पढ़ लिए, फिर आपने 1 दिन गैप मार लिया, तो वो वाली पढ़ाई, वो जो छितरी-छितरी पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई आपको सिलेक्शन नहीं देगी, वो उल्टा आपको सिलेक्शन से दूर करेगी। तो कंसिस्टेंट रह करके पढ़ना है, रेगुलर अगर आपने टेस्ट सीरीज जॉइन कर रखी तो उसका भी बेनिफिट आपको तब ही मिलेगा जब आप हर एक टेस्ट को सीरियसली लेकर के दोगे। मुझे अभी विजय जी बता रहे थे पीछे कि इन्होंने पिछले 3 साल से कोई सा भी फैमिली फंक्शन नहीं अटेंड करा है। लगभग 2021 से ये जयपुर के अंदर रह रहे हैं और 23 से ये घर भी बहुत कम गए हैं। होली दिवाली के ऊपर भी और शादियां भी इन्होंने अटेंड नहीं करी, वो चीजें भी मिस करी है। तो ये होती है एक धारदार तैयारी और ये धारदार
धारदार तैयारी फिर आपके हर एक एग्जाम निकलवाती जाती है। जैसे इन्होंने जितने भी अभी 2025 में एग्जाम दिए हैं, सारे के सारे एग्जाम इनके क्वालिफाइड है और हमें आशा है कि आगे भी जो एग्जाम देंगे सारे के सारे एग्जाम आपके जो है क्वालिफाई होंगे। तो विजय जी, लास्ट सवाल आपसे कि आप ये बताइए, हालांकि ये सवाल सबसे पहले पूछना चाहिए था, लेकिन जो साथी हमको लास्ट तक देखते आए हैं वही इस इम्पोर्टेंट बात तक पहुंच पाए, वही इस क्रीम चीज का फायदा ले जा पाए। आप ये बताइए कि आपको अब फाइनली पटवार में सेलेक्ट होकर के कैसा महसूस हो रहा है और आगे आप किस रास्ते की ओर जाने वाले हो? सर सबसे पटवार जो है राजस्थान की हाई ट्रेंडिंग सर वैकेंसी है और उसमें सिलेक्शन के बाद लग रहा है कि अधीनस्थ बोर्ड की जो है सबसे सबसे बेस्ट वैकेंसी जो है अपने को मिल गई है। और इसके बाद जो है सर टारगेट जो है मेरा वो ईओआरओ ही है। आरएस को अभी टाइम लगेगा थोड़ी वैकेंसी को, तो अभी नेक्स्ट टारगेट ईओआरओ की मैं जो है वो तैयारी करूँगा, क्योंकि पटवार जो है राजस्थान में मैं मानता हूँ कि अगर आपको अधीनस्थ बोर्ड की कोई एग्जाम देखी जाए तो पटवार वीडियो सबसे बेस्ट पोस्ट होती है बिल्कुल सर, बिल्कुल। जहाँ आप कम से कम आगे की प्रिपरेशन कर सकते हो। राजस्थान पुलिस जैसी वैकेंसी में आगे की प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं है। अगर तो कांस्टेबल जीडी का मिल जाता है तो फील्ड ड्यूटीज हाँ, बहुत तकती है। तो यहाँ पे आपको टाइम मिलता है प्रिपरेशन का, तो आप कर सकते हो आगे की तैयारी। तो विजय जी, वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपको एक बार फिर से बहुत सारी बधाइयाँ और आपके बिल्कुल आगे उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। रेगुलर हम जुड़े रहेंगे और साथियों मैं आपसे भी आज वादा कर रहा हूँ, ईओआरओ का नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है और ईओआरओ के अंदर भी सिलेक्शन की लिस्ट में, इनफैक्ट टॉपर्स की लिस्ट में आपको विजय जी का नाम देखने को मिलने वाला है। आज यहीं से आपसे प्रॉमिस करके जा रहे हैं, अगर हो आप में कोई तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना। विजय जी आपको फाइनल लिस्ट के अंदर ईओआरओ के अंदर दिखने वाले हैं और अभी रेगुलर जो आप आगे तैयारी करोगे क्वालिटी एजुकेशन पूरे तरीके से, चाहे बी पार्ट हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे और किसी तरह का कंटेंट हो, हर तरीके से आपके साथ है और हमारी तरफ से आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि वापस से जब ईओआरओ का रिजल्ट आए तो इसी तरह से वेट करके अपन वापस से रूबरू होए, वापस से और बच्चों को आपकी सक्सेस की जी सर, प्रयास करेंगे सर। क्वालिटी एजुकेशन की जैसे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आएगी ईओआरओ, तो मैं उसमें प्रयास करूंगा मेरा बेस्ट देने का। कंटेंट आप जैसे एनआर सर करंट अफेयर प्रोवाइड करवाएंगे, बी पार्ट का जो मैटर है वो नरेंद्र सर और एनआर सर प्रयास करेंगे कि सिलेक्शन अपने क्वालिटी एजुकेशन से हो और होते आए हैं। जैसे पिछली ईओआरओ वैकेंसी में भी दुष्यंत जी मीणा अपने स्टूडेंट है और भी जो है अंडर 10 जो रहते थे वो है, तो प्रयास करेंगे सर कि सिलेक्शन लिया जाए, बाकी जो भी हो। बिल्कुल प्रयास करना है और कंसिस्टेंसी के साथ किया जी जाने सर। वाला प्रयास बिल्कुल जरूर सफलता जी की सर। ओर लेके चलता है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको एक बार फिर से, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस और आपको थैंक यू उज्जवल सर। भविष्य की शुभकामनाएं।